फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय का अंतिम रिवीजन लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई हूं। और ये मॉडल पेपर है फ्रेंड्स, विज्ञान को लेकर के 25 में से 25 अंक पाने की संपूर्ण प्रिपरेशन आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत कर सकते हैं। और अब किसी का भी बैक नहीं आएगा फ्रेंड्स। और आप लोग अगर हर्षा क्लासेस चैनल से जुड़ेंगे तो आप लोगों की सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 से 2 बार इस पूरे वीडियो का आप लोग रिवीजन जरूर करें, जो कि आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो इसका आंसर होगा 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत के 2 सुचालक तथा 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, सुचालक पदार्थ जो है सोना है, चांदी है, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सुचालक पदार्थ है। और कुचालक आते हैं रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, सूखी लकड़ी जो है वो विद्युत की कुचालक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी परमाणु का जो है एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। मतलब हेपेटाइटिस बी जो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु के गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर होगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, आपातकाल की स्थिति में उपचार के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। मतलब कि आपातकाल की स्थिति में उपचार के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहली सामग्री है रुई, पट्टियां, कैंची, तो ये सभी जो है, और दवाइयां, कुछ दवाइयां, या लिख सकते हैं डिटॉल भी लिख सकते हैं। ये सभी जो है 4-5 चीजें जो है फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी होती, इसमें से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एड्स रोग क्या है। इसका आंसर होगा, यह रोग एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में एक रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर होगा, रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर ने 1868 से 1943 में की थी।
तो रक्त वर्ग की पहचान किसने की थी? रक्त वर्ग की पहचान जो है सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और 1868 से 1943 में किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उन्हें ही रुधिर प्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, रक्तदाब किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब 120/80 mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना के अंतर्गत रक्त की संरचना दो प्रकार से होती है। पहली है रक्त कणिकाएं और दूसरी है रुधिर प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ तथा 2 दोष बताइए। तो इसका आंसर होगा लाभ पहले लिखेंगे। तो पहला लाभ है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है। दूसरा है नए तत्व की खोज या अनुसंधान में सहायक होता है। दोष के अंतर्गत लिखेंगे कि असमान तत्वों को एक साथ रखना, और दूसरा है समान तत्वों को अलग अलग रखना, और तीसरा है दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान देना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का संशोधन जो है मोस्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ए मीटर क्या है? तो इसका आंसर होगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ए मीटर कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे ही ए मीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब चालक के सिरों के बीच जो है विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्यूज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल को फिर से समझ लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैविक विकास किसे कहते हैं? तो इसके आंसर में लिखेंगे कि सजीवों की समष्टि अथवा उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैविक विकास कहते हैं। मतलब सजीवों की जो है समष्टि या उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जो है जैविक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं के मांस दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। मतलब ऐसे जंतु जो अपना भोजन जो है पौधों से भी प्राप्त करें, मतलब सब कुछ खाएं, फल फूल भी खाएं और मांस भी खाएं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन संघर्ष का सिद्धांत किस जीव शास्त्री की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि जीवन संघर्ष का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी चूहे का पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा, वह क्यों? तो इसका आंसर होगा कि किसी चूहे की पूंछ काटने से उसकी जनन कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः बच्चा सदैव पूंछ वाला ही पैदा होगा। पूंछ काटना एक कायिक क्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो विकलांग हो जाता है तो उसका बच्चा कोई जरूरी नहीं कि वो विकलांग ही पैदा हो, उसका हाथ पैर सही सलामत भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह चूहे का है कि चूहे का अगर पूंछ काटा जाए तो उसकी जनन क्रियाओं कोशिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः उसका बच्चा जो है सदैव पूंछ वाला ही पैदा होगा। पूंछ काटना एक क्या होता है, यहाँ पे कायिक क्रिया है, मतलब शारीरिक क्रिया है वो। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, धातुमल किसे कहते हैं, समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गालक की क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गालक की क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ, मतलब गलने योग्य पदार्थ को ही धातुमल कहते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं MgCO3 प्लस, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जब क्षारीय गालक यानी MgCO3 को अम्लीय अशुद्धि SiO2 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। तो इसका समीकरण है कि MgCO3 प्लस SiO2 के साथ जब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सिलिकेट यानी MgSiO3 प्लस CO2, तो ये अलग हो जा रहा है। इस तरह से ये धातुमल के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, कांसा में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो कांसा में जो है तांबा व टिन नाम की 2 धातुएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थिर विद्युत प्रेरण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। मतलब कोई चालक है, उसके पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के दोनों सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब यदि किसी परिपथ में जो है 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होगा, मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है, A, B, AB तथा O। ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, AB तथा O। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि एड्स का पूरा नाम लिखिए। यह किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर होगा, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस जिसको बोलते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या HIV द्वारा फैलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान शब्दों में आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, हेपेटाइटिस बी क्या है? तो इसका आंसर होगा, हेपेटाइटिस अर्थात यकृत शोथ यकृत का एक ऐसा रोग है। मतलब हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी बोलते हैं। यकृत शोथ जो है यकृत का ऐसा रोग होता है जो कई प्रकार के विषाणुओं द्वारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, हेपेटाइटिस बी रोग के प्रमुख कारण क्या है? तो इसके रोग के प्रमुख कारण है, पहला कारण है खून चढ़ना, दूसरा है दूषित सुइयां, तीसरा कारण है दूषित वातावरण, चौथा है दवाइयों का दुरुपयोग,
पांचवा है समलैंगिकता और छठवां है एक्यूपंक्चर। तो हेपेटाइटिस बी रोग के प्रमुख कारण जो है खून चढ़ना है, दूषित सुइयां है, दूषित वातावरण, दवाइयों का दुरुपयोग, समलैंगिकता और एक्यूपंक्चर, ये सभी हेपेटाइटिस बी रोग के प्रमुख कारण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव में पाए जाने वाली किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव में 4 अवशेषी अंग जो है निम्न प्रकार से है। पहला है अपेंडिक्स, दूसरा है साइरस, तीसरा है पूंछ की हड्डी, चौथा है कान की मांसपेशी और पांचवा है नरों में निप्पल्स। तो ये 5 में से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तत्वों के गुण इन्हें समूह की संयोजकता व विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। मतलब इन तत्वों के गुण जो है इनके क्या करते हैं, संयोजकता को तथा विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। ये तत्व अपने समूह के ए तथा बी उपवर्गों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। अतः ये तत्व संतुलन अथवा ब्रिज तत्व भी कहलाते हैं। Na, Mg, Al, Si, P, S व Cl आदि प्रारूपिक तत्व के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के हीम वर्णक के कारण शुद्ध रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के हीम वर्णक के कारण जो है रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल किसे कहते हैं। तो वह युक्ति जो रासायनिक क्रियाओं से विद्युत वाहक बल पैदा करती है सेल कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक क्रियाओं से विद्युत वाहक बल को पैदा करती है वह सेल कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत चालक तथा अचालक पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो विद्युत चालक हैं लोहा तथा चांदी और अचालक पदार्थ में आएंगे आपके रबर तथा प्लास्टिक। तो संरचनात्मक समजातता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो सर रिचर्ड ओवन ने, बी बर्फी ने, सी सर डार्विन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक समजातता की परिकल्पना जो है बर्फी ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बर्फी ने संरचनात्मक समजातता की परिकल्पना बर्फी ने प्रस्तुत की थी। ये आपको लर्न हो गया होगा। एक क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। ए डार्विन द्वारा, बी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, सी जगदीश चंद्र बोस द्वारा, डी लैमार्क द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए डार्विन द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन 2 भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोलॉजी संबंधित है ए पृथ्वी एवं उपग्रह से, बी जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, सी गरीब लोगों की आर्थिक वृद्धि से तथा डी समुद्र में जीवन से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से इकोलॉजी संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलोसॉफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक हैं ए मेंडल, बी लैमार्क, सी डार्विन, डी बीजमान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी लैमार्क। फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक लैमार्क महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो ए आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, बी घनत्व घटता जाता है, सी सुचालकता घटती जाती है तथा डी धात्विकता बढ़ती जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ की में आवेश आ जाता है ए धन आवेश, बी ऋण आवेश, सी दोनों आवेश, डी कोई आवेश नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए धन आवेश आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्न में से किसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं? ए टॉर्च में, बी कैलकुलेटर में, सी पंखे में, डी मोबाइल में। तो इसमें से जो है इन चारों में से किसमें प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है कि पंखे में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अचुंबकीय पदार्थ हैं ए निकिल, बी लोहा, सी कोबाल्ट, डी सोना। तो इसमें से अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो सोना होता है, मतलब ये निकिल, लोहा और कोबाल्ट इन तीनों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन सोना को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, अतः सोना अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से वह सेल या बैटरी जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो ए सीसा संचायक सेल, बी लैक्लांसे सेल, सी डेनियल सेल तथा डी है आपका शुष्क सेल। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सीसा संचायक सेल। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? तो ए लाल रुधिर कणिका, बी प्लेटिलेट्स, सी श्वेत रुधिर कणिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटिलेट्स जो है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटिलेट्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है? तो ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी अस्थि मज्जा में, डी प्लाज्मा में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, निम्न में से निम्नलिखित में सांद्रण की विधि नहीं है? तो ए फेन प्लवन विधि, बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी निस्तापन विधि, डी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी निस्तापन विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एलिसा परीक्षण है? तो ए हेपेटाइटिस, बी क्षय रोग, सी एड्स, डी टाइफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? तो ए पंखा, बी टार्च, सी टीवी, डी कूलर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी टार्च में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? ए अमीबा, बी युगलिना, सी वायरस, डी क्लेमाइडोमोनास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी युगलिना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 दो बार हो गया, चुंबकीय पदार्थ है? ए लोहा, बी पीतल, सी तांबा, डी रबड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए लोहा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी प्लाज्मा में, डी अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो ए टंगस्टन का, बी सिल्वर का, सी एल्यूमिनियम का, डी चांदी का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए टंगस्टन का बना होता है। मतलब विद्युत बल्ब में जो तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ए जिंक का, बी लेड का, सी कॉपर का, डी एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी लेड का। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, डी बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए कार्बन की छड़। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं? तो ए लैमार्क, बी डार्विन, सी ए प्लस बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए प्लस बी दोनों। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। लैमार्कवाद को समझाइए। तो इसका आंसर होगा जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क जी थे। वो 1744 से 1829 इनका समय था, पूरा जीवन काल था। का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। तो इन्होंने किसमें प्रकाशित कराया अपने सिद्धांत को? कब प्रकाशित कराया? 1809 में प्रकाशित कराया और फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया।
उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। पहला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, दूसरा है जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, और चौथा है वातावरण का प्रभाव। तो इस प्रकार से आप लैमार्कवाद को समझा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जैव विकास के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। 1744 से 1829 का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इन्होंने 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ और इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये पहली बात है उनकी। जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, और वातावरण का प्रभाव, ये 4 बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय। तो पहला उपाय जरूरी है कि आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए, मतलब आग बुझाने के जो यंत्र होने चाहिए वो काम करने की स्थिति में होने चाहिए। दूसरा है ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। तीसरा है कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें। चौथा है बिजली से सटे खंभों से जानवर ना बांधे, मतलब बिजली से जो सटे हुए खंभे हैं उनसे जानवरों को ना बांधे। और पांचवा है धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाएं। तो पहला है फ्रेंड्स विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, 5 उपाय है यहाँ पे। पहला उपाय है आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए, मतलब आग बुझाने का जो यंत्र होना चाहिए वो हमेशा काम करने की स्थिति में होना चाहिए, मतलब खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा है ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। ट्यूबलाइट के बजाय किसका प्रयोग करें, एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। तीसरा है कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें। अगर कटे फटे या क्षतिग्रस्त विद्युत तार है तो उसको तुरंत ही बदल दिया जाना चाहिए। और चौथा है बिजली से सटे हुए खंभों में जानवरों को ना बांधे, मतलब जो खंभे बिजली से सटे हुए हैं उनसे जानवरों को ना बांधें। पांचवा है धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाएं। तो ये जो है प्रमुख जो है खतरों से बचाव के उपाय है, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के प्रमुख उपाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, प्राथमिक उपचार की परिभाषा बताइए तथा प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर होगा कि प्राथमिक उपचार की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे कि साधारण रूप से प्रायः आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है, मतलब चोट लगने के तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक जो सबसे पहले जो सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार, जिसको फर्स्ट एड भी कहते हैं। अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। तो इसका क्या होगा, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत। तो प्राथमिक उपचार के सामान्य सिद्धांत अग्र प्रकार हैं। पहला है सबसे पहले पीड़ित की श्वास ऊपर वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब पीड़ित की जो है श्वास वापस लाने का जो है क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है इसके बाद जहां जहां रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि, और प्राथमिक उपचार को फिर से समझ लीजिए कि जो साधारण रूप से प्रायः आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसे फर्स्ट एड भी कहते हैं, मतलब अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। अब उपचार के सिद्धांत दिया गया है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, पीड़ित का श्वास वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जहां जहां रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना बहुत जरूरी है, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, इसके बाद सदमा तथा बेहोशी का उपचार करना चाहिए। चौथा, इसके बाद जहां रोगी का शरीर जल गया हो या घाव हो गए हो उनका उपचार करना चाहिए। अगर रोगी का शरीर कहीं जला हुआ है या घाव हो गया है तो सबसे पहले उनका उपचार करना चाहिए।
अगला है फ्रेंड्स, इसके बाद अन्य चोटों को देखकर उनका उपचार या करना या पट्टी बांधनी चाहिए। और है अंत में रोगी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे अस्पताल या डॉक्टर के यहाँ भेजने का प्रबंध करना चाहिए। तो ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाते I, या B बराबर RI या R बराबर होगा V/I और ये कांस्टेंट होगा। तो प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। मतलब प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर IR। और इस तरह से इसका फिगर भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रतिरोध है, यहाँ पे R प्रतिरोध है, ये I धारा प्रवाहित हो रही है और ये विभवांतर V है और ये प्लस और माइनस में है। इस प्रकार से आप इसको चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। V अनुक्रमानुपाते I या B बराबर RI। यहाँ R या ओम का नियम क्या होगा, R बराबर B/I। तो R प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत B का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। इस प्रकार से आप V बराबर IR लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है, इसके बचाव व उपचार क्या है। तो एनीमिया रक्ताल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है। रक्ताल्पता अर्थात क्या होता है, रक्त की कमी या खून की कमी। यह लाल रंग रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। तो ये रक्ताल्पता कब होती है कि लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आ जाती है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन का शरीर में कमी होगा फ्रेंड्स, तो इसकी कमी से जो है शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी से। तो बचाव व उपचार इसका क्या है, पहला है चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना। दूसरा आयरन सप्लीमेंट लेना। तीसरा प्रति 6 से 8 ग्लास तरल पदार्थ लेना। और चौथा है हरी पत्तेदार सब्जियां लेना। तो ये 4 प्रमुख बचाव और उपाय हैं। पहला है चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना। दूसरा है आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए, आयरन की दवाइयां लेनी चाहिए। तीसरा है प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तरल पदार्थ लेना चाहिए। और चौथा है हरी पत्तेदार साग सब्जियां खानी चाहिए, इससे जो है आयरन की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शक्ति की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। मतलब जो रक्त बनाते हैं ऊतक, उन ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। ल्यूकीमिया रक्त या अस्थिमज्जा का कर्कट रोग। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं, सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन है। उपचार क्या है, इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा के जमाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल के द्वारा किया जा सकता है। मतलब ल्यूकीमिया का जो है औषधीय चिकित्सा के द्वारा ही उपचार किया जा सकता है। और कुछ उपचार क्या होता है, विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा में जमाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल द्वारा उनका पूर्ण रूप से उपचार संभव हो जाता है।
नंबर 6 है फ्रेंड्स, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर होगा सुचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। सभी धातुएं, पारा, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर तथा पृथ्वी आदि विद्युत के सुचालक हैं। कुचालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर इत्यादि विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं? तो पहला है चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहे की छीलन आदि। और दूसरा है अचुंबकीय पदार्थ, मतलब चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे पीतल के छोटे टुकड़े आदि। चुंबकीय पदार्थ में होंगे पिन, सुई, बोर्ड, लोहे की छीलन। और अचुंबकीय पदार्थ में आएंगे पेंसिल, पीतल के छोटे टुकड़े, रबर, तांबा। यह अचुंबकीय पदार्थ में आएंगे क्योंकि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वही चुंबकीय पदार्थ होते हैं, और जो आकर्षित नहीं करता है जिन्हें, वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, निस्तापन से आप क्या समझते हैं? तो निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। मतलब निस्तापन प्रक्रम में क्या करते हैं, जो सांद्रित अयस्क होते हैं को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाते हैं। मतलब जब इसको गर्म करते हैं तो जो सांद्रित अयस्क में जो उपस्थित नमी है और अन्य वाष्पशील अपद्रव्य है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तथा धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। निस्तापन के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा प्राप्त ठोस सरंध्र होता है। निस्तापन परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। अयस्कों के निस्तापन में होने वाली क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, और इसको जब गर्म करते हैं तो Al2O3 + 2H2O प्राप्त होता है। हेमेटाइट को ले लीजिए। हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3 × NH2O। तो इसको जब गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा Fe2O3 + NH2O। तो इस प्रकार से ये निस्तापन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है? तो इसका आंसर होगा उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। तो उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचायकों के द्वारा नहीं होता। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं। इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। क्या होती है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। दूसरा, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुणों में समानता होती है। तीसरा, सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों में को पहले से ही बनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 तक इनका कार्यकाल था, और ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे? ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था कि समुद्री यात्रा करके जो है विभिन्न देशों और द्वीपों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने वहां के जीवों का अध्ययन किया था। समुद्री यात्रा करके विभिन्न देशों और द्वीपों के जीवों का अध्ययन किया था, और जीवों के विकास के संबंध में जो है उन्होंने एक पुस्तक अपनी प्रकाशित की जिसका नाम रखा
उन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, ये उनके सिद्धांत को जो है एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया, जिसका नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद के नाम से प्रचलित है। मतलब प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव इनका पुस्तक का नाम था, इसलिए इसका जो है प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद के नाम से जो है इनका सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत अग्रलिखित तथ्यों के आधार मानकर प्रतिपादित किया गया है। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जीवों में जो है, इसकी ये हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत कुछ शब्द आप लिख सकते हैं, एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। तो कि जीवों में जो है संतानोत्पत्ति की प्रचुर मतलब प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, और जीवों में संतानोत्पत्ति उत्पन्न करने की क्षमता जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। और निम्न श्रेणी की जंतुओं में जो है इतनी अधिक प्रजनन क्षमता पाई जाती है कि अगर वो मतलब जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें इतनी अधिक प्रजनन क्षमता पाई जाती है कि अगर वे उनकी सभी संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर जो है उनके सिवा कोई भी जंतु दिखाई नहीं देगा। जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें इतनी अधिक प्रजनन क्षमता होती है फ्रेंड्स कि अगर उनकी संतानें जो है पृथ्वी पर जीवित रहें तो उनके अलावा और कोई भी जंतु पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। तो आप जीवों के में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता के अंतर्गत ये सब चीजें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष आप हेडिंग डालेंगे तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान चाहिए, प्रकाश चाहिए, भोजन चाहिए। ये आधारभूत आवश्यकता है जीवों के लिए कि उनको स्थान भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी है। तो परंतु सीमित स्थान और भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीव जो है जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ये सभी चीजें, उनकी आवश्यकताएं संभव नहीं हो पाती हैं पूरी होनी, तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जो है संघर्ष करना पड़ता है। इसी को ही जीवन संघर्ष कहा जाता है। तीसरा है फ्रेंड्स योग्यतम की उत्तरजीविता। तो योग्यतम की उत्तरजीविता क्या होता है कि वही जीव मतलब जो इस परिस्थितियों में भी, तो फ्रेंड्स इसमें हम लिख सकते हैं कि योग्यतम की उत्तरजीविता के अंतर्गत कि वही जीव जो है जीवन संघर्ष करते हैं सभी जीव, तो वही जीव जो है वातावरण में जीवित रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो मतलब उनको जो कुछ भी मिल जाता है, मतलब वो जीवन संघर्ष करके जो है वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। जो जीव मतलब जो जीव जो है वातावरण में से संघर्ष करके मतलब उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं, मतलब उसको उसके अनुकूल मतलब खुद को बना लेते हैं। तो स्वयं को जो है आवश्यकता अनुसार जो है स्वयं में परिवर्तन ला करके उन्हें अपने आप को जो है उस वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जो जीव जो है उन्हें ही मतलब क्या कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है कि अनुकूलन के अंतर्गत क्या हो जाते हैं जीव पूरी तरह से सशक्त हो जाते हैं तथा संघर्ष से निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम ही जीवित रहता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या जो है लगभग स्थिर बनी रहती है। तो क्या होता है कि पहले तो जीव संघर्ष करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं वो धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल ही खुद को बना लेते हैं। तो वातावरण के अनुकूल बनाने में जो जीव संघर्ष करने में सफल हो जाते हैं वही जीवित रह पाते हैं। अगला है फ्रेंड्स चौथा प्राकृतिक वर्ण। तो प्राकृतिक वर्ण क्या होता है कि जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है इसमें से जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और अन्य जो है क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल खुद को बना लेते हैं जीव वही जीव जीवित हो रहते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है
जिसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। मतलब जो प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ जीवों का, श्रेष्ठ जीव मतलब जो उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल सके, उन्हीं जीवों का प्रकृति भी वर्ण करती है, इसी को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अगले में लिखेंगे फ्रेंड्स विभिन्नताएं। तो प्रत्येक जाति के जीवों में जो है विभिन्नताएं मिलती हैं और जो विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं वो उनके संतानों में भी उससे ट्रांसफर हो जाती हैं। मतलब उनके संतान भी उसी विभिन्नताओं, मतलब वंशानुगत वो विभिन्नताएं कह सकते हैं हो जाती है, जिससे मतलब अगर उसके माता पिता जो है पर्यावरण के प्रति खुद को अनुकूल बना लेते हैं तो उनकी संतान भी पर्यावरण के प्रति खुद को अनुकूल बनाने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार से यह भी माना जाता है कि विभिन्नताएं लाभदायक और हानिकारक भी हो सकती हैं। आप लिख सकते हैं कि लाभदायक और उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। मतलब जो लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं तो उसी के माध्यम से जो है जीव वातावरण में जीवित रह पाता है, और जो हानिकारक विभिन्नताएं होती हैं तो उसके माध्यम से जो है जीव सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में कुछ 1-2 पॉइंट सभी के अंतर्गत जो है, पांचों के अंतर्गत आप 5 आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत थोड़े थोड़े पॉइंट आप लिख देंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स विद्युत धारा क्या है, इसके क्या उपयोग है तथा ये कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा किसी पदार्थ में आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका उपयोग बल्ब में प्रकाश के रूप में, हीटर में ऊष्मा के रूप में और वैद्युतिक मोटर में यांत्रिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। क्या होता है कि किसी पदार्थ में आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह को जो है विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है इसका उपयोग जो है बल्ब में प्रकाश के रूप में करते हैं, हीटर में ऊष्मा के रूप में करते हैं और वैद्युतिक मोटर में जो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। पहला है दिष्ट धारा। तो ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो दिष्ट धारा कहलाती है। विद्युत सेल दिष्ट धारा देते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि सेल द्वारा दिष्ट धारा से चलते हैं। मतलब जो विद्युत सेल होते हैं वो दिष्ट धारा देते हैं और टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर ये सभी दिष्ट धारा के माध्यम से ही चलते हैं। अगला है फ्रेंड्स नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी धारा जिसकी परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है तथा एक निश्चित समय के साथ उसी दिशा और परिमाण में पुनरावृत्ति होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है एक निश्चित परिमाण और दिशा के अंतर्गत जो है बदलती रहती है और निश्चित समय के साथ उसी दिशा और परिमाण में पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। घरों में पंखा, बल्ब, हीटर, फ्रिज, टेलीविजन आदि प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स चुंबक के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा चुंबक के गुण निम्नलिखित है। पहला, चुंबक लोहे के बुरादे एवं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसका यह आकर्षण गुण उसके ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। मतलब चुंबक क्या करता है, लोहे के बुरादों और छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है और उसका यह आकर्षण गुण जो है उसके ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला नंबर 2 है फ्रेंड्स स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह चुंबक सदैव जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। तीसरा है चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबकत्व पैदा कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रत्येक चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। तो प्रत्येक चुंबक का जो है दोनों ध्रुवों का क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य जो है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो इसके आंसर होगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों को ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या एक दूसरे को आहार बनाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मतलब किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे को आहार बनाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य जाल क्या होता है, किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं।
अगला नंबर 2 है फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित 5 से 6 तक होती है और किसी खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है और खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, मोजले ने सन 1913 में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया। तो मोजले ने क्या किया था? 1913 ईस्वी में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण और उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस कथन से अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 36 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक मानने पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनेक दोष दूर हो गए। पहला है, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखे जाना। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में टीई तथा आई, सीओ तथा एनआई परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के विपरीत में है, अतः परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका स्थान उचित है। नंबर 2 है, अक्रिय गैसों के लिए स्थान। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन तत्वों के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाता है। तीसरा फ्रेंड, समस्थानिकों व संभारिकों का स्थान। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों में की वृद्धि के क्रम में रखे जाने के कारण समस्थानिकों को सारणी में पृथक पृथक स्थान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता था, संभारिकों का परमाणु क्रमांक भी भिन्न होता था। तो इस प्रकार से आप समस्थानिकों और संभारिकों के स्थान के अंतर्गत लिख सकते हैं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों में वृद्धि के क्रम में रखे जाने के कारण समस्थानिकों को सारणी में पृथक पृथक स्थान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता था, संभारिकों का परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होते थे। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।